पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं ज्योत्सना पाटनी हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में लेकर आती हूं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आज के मुख्य अंश में। ब्रॉयलर पालन एक लाभकारी व्यवसाय। मटर की फसल में समसामयिक कार्य। कृषि से व्यवसाय के रूप में ब्रॉयलर पालन को तेजी से अपनाया जा रहा है, लेकिन इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए चाहिए कि वो ब्रॉयलर पालन के तकनीकी बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो क्या है ब्रॉयलर पालन की उन्नत तकनीक, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। कुक्कुट पालन के अंतर्गत ब्रॉयलर की बात करें तो यह व्यवसाय आजकल किसानों के लिए लाभकारी बना हुआ है, जिसे गाँव व शहरों के बेरोजगार युवक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें ब्रॉयलर के आहार, आवास रोग इत्यादि के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अन्यथा उचित प्रबंधन के अभाव में ब्रॉयलर पालन लाभकारी होने के बजाय घाटे का व्यवसाय बन सकता है। अतः ब्रॉयलर पालक भाइयों, यदि आप भी इस व्यवसाय को अपनाने जा रहे हैं या अपना चुके हैं, तो व्यवसाय से अधिक मुनाफा लेने के लिए इन प्रबंधनों को कब व कैसे करना है, इस संदर्भ में जानकारी लेकर आया है आज का अन्नदाता कार्यक्रम इस प्रस्तुति के माध्यम से। ब्रॉयलर पालन आज तेजी से विकसित हो रहा व्यवसाय है, जिसे अपनाकर किसान भाई सुगमता से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस व्यवसाय को अपनाने के लिए ब्रॉयलर के शेड का निर्माण कैसे करें, यह जान लेना नितांत आवश्यक है। एक ब्रॉयलर को सामान्यतः 1 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता उनके वजन के ऊपर निर्भर करती है। इसके लिए ब्रॉयलर शेड इस तरह का होना चाहिए जो कि गर्मी में ना तो अधिक गर्म और ना ही सर्दियों में अधिक ठंडा होना चाहिए। शेड की लंबाई एक शेड में पाले जाने वाले ब्रॉयलरों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि 2000 ब्रॉयलर पालने हैं तथा उनकी बिक्री 1 से 1.25 किलो वजन पर करनी है, तो उनके स्थान की आवश्यकता 2000 वर्ग फुट होगी और इसके लिए शेड की चौड़ाई 25 फुट तथा लंबाई 80 फुट रखनी होगी। शेड में दीवारों में 2/3 भाग में जाली अवश्य लगाएं। छत के लिए टीन, एस्बेस्टस की चादरें, खपरैल अथवा कंक्रीट का प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए ताप अवरोधकों जैसे छत पर घास डालने के साथ साथ पंखों, कूलरों तथा छत पर पड़ी घास को गीला करने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। सर्दी के प्रभाव से बचाने के लिए ताप अवरोधक के साथ साथ खिड़कियों पर पर्दों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। सर्दी से बचाव के लिए बुखारी व हीटर की व्यवस्था भी आवश्यक है। बिछावन के लिए धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा प्रयोग करें। बिछावन फफूंद रहित तथा सूखा होना चाहिए। फर्श पर इसकी 2 इंच मोटी परत बिछा दें। इसके ऊपर 4 से 5 परत अखबारी कागज की बिछा दें। इसके बाद अगला बिंदु आता है ब्रॉयलर चूजों का चुनाव कैसे करें। तेजी से बढ़ने वाले ब्रॉयलर चूजे निजी अथवा सरकारी संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रॉयलर की नस्ल का चुनाव उनकी प्रारंभिक शीघ्र वजन वृद्धि, मृत्यु दर तथा आहार परिवर्तनीय क्षमता के आधार पर करना चाहिए।
चूजों को आने के 12 घंटे पहले ब्रूडर का तापमान बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार बुखारी, हीटर अथवा बल्ब का प्रयोग कर तापमान की जांच अवश्य कर लें। चूजों के लिए प्रथम सप्ताह में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान चाहिए। उसके उपरांत प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान घटाते हुए 70 डिग्री तक ले जाते हैं। ब्रूडर के चारों तरफ प्रथम सप्ताह में चिक गार्ड का प्रयोग करने से चूजे गर्मी के स्रोत से दूर नहीं जाते हैं तथा ठंडक के प्रकोप से बचे रहते हैं। आने वाले नवजात चूजों को पहले 6 घंटे तक केवल पीने का पानी ही देना चाहिए। इसके उपरांत इन्हें आहार दें। चूजों को प्रथम 14 घंटे तक पानी में 8% चीनी अथवा गुड़ का घोल देना लाभदायक रहता है। ऐसा करने से चूजों की प्रारंभिक मृत्यु दर में कमी आ जाती है। चूजों के पानी में एंटीबायोटिक औषधि, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लिवर टॉनिक, इलेक्ट्रॉल तथा विटामिन ए, D3, E के घोल का देना आवश्यक होता है। उपरोक्त दवाओं का प्रयोग प्रथम 7 दिन तक करना चाहिए। प्रथम आहार के रूप में प्रथम 2 दिन तक मक्का का दलिया 4.5 किलोग्राम प्रति 1000 चूजों की दर से दें तथा अखबार पर ब्रॉयलर आहार को थोड़ी मात्रा के ऊपर छिड़क कर देना चाहिए। 5 दिन के बाद अखबार को हटा दें। 4-5 दिन के बाद आहार केवल बर्तनों में ही दें। पानी व दाने के बर्तनों की पर्याप्त संख्या ब्रॉयलरों की समान वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। मोटे तौर पर 100 ब्रॉयलरों पर दाने के 4 तथा पानी के 2 बर्तन अनिवार्य हैं। ब्रॉयलरों का आहार कैसा हो? ब्रॉयलरों की संतोषजनक वृद्धि के लिए हमेशा उच्च जैवमान तथा गुणवत्ता वाला फफूंद व टॉक्सिन रहित संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। ब्रॉयलरों को प्रथम 3 सप्ताह तक ब्रॉयलर स्टार्टर आहार दिया जाता है। ब्रॉयलर स्टार्टर आहार में 21 से 22% प्रोटीन होनी चाहिए। उसके उपरांत ब्रॉयलर फिनिशर राशन देना चाहिए। फिनिशर आहार में 19 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। ब्रॉयलर स्टार्टर में ऊर्जा की मात्रा ब्रॉयलर की फिनिशर की तुलना में कम होती है। आजकल बाजार में ऐसे आहार भी उपलब्ध हैं जिनके उपयोग से ब्रॉयलर केवल 1.8 किलोग्राम आहार खाकर 1 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं। ब्रॉयलरों को हमेशा स्वच्छ पानी ही दें। पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए 0.2 से 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति घन फुट अर्थात 27 लीटर की दर से मिलाना लाभदायक रहता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है ब्रॉयलरों में रोग की रोकथाम कैसे करें। शेड में चूजे आने से पहले तथा चूजे आने के बाद सप्ताह में एक बार विसंक्रामक घोल का छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। इससे रोग प्रबंधन में मदद मिलती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः प्रथम सप्ताह में रानीखेत रोग की रोकथाम हेतु F1 वैक्सीन का टीका, 12 से 14 दिनों की आयु पर गंबोरो रोग का टीका, 21 दिनों की आयु पर रानीखेत रोग का लसोटा टीका दिया जाता है। यदि क्षेत्र में लीची रोग का प्रकोप है तो इस रोग का टीका तीसरे सप्ताह में लगाया जाता है। इसके बाद अंतिम एवं महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रॉयलरों की बिक्री कैसे करें। सामान्यतः 1.5 किलोग्राम या इससे अधिक वजन के ब्रॉयलर बेचना लाभप्रद रहता है। सारे ब्रॉयलरों को एक साथ बिक्री करना अच्छा रहता है। ब्रॉयलर पालक औसतन प्रति ब्रॉयलर 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक लाभ कमा लेते हैं तथा कुशल ब्रॉयलर पालक इससे भी अधिक कमा सकते हैं। जो किसान दलहनी मटर की बुआई किए होंगे उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी। तो फसल से अच्छे उत्पादन के लिए इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करें, इसकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। दलहनी मटर की फसल से अधिक पैदावार मिले इस हेतु इसमें समसामयिक प्रबंधनों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई जल का प्रयोग व फसल सुरक्षा उपायों को करना आवश्यक है। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो मटर की फसल में खरपतवारों की अधिकता से एक तरफ पोषक तत्व जल से प्रतिस्पर्धा कर फसल को कमजोर कर देगी, वहीं दूसरी तरफ कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप फसल से बहुत कम उत्पादन की प्राप्ति होगी। इसलिए मटर की फसल में किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विभाग पटना के डॉक्टर रघुनंदन सिंह। जो भी किसान भाई हमारे खेत में अपने मटर लगाए हुए हैं, खरपतवार के लिए, क्योंकि अगर खरपतवार हमारे फसल में उग जाए तो खरपतवार के लिए हमको हमारे फसल को नुकसान करेगा, हमारे उत्पादकता को कमी करेगा। इसलिए खरपतवार के लिए हमको
विशेष ध्यान देना है। कुछ खरपतवार जैसे आपको बथुआ हो जाता है, सेंची हो जाता है, कृष्ण नील हो जाता है, जो कि हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं और हमारे जो उपज है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए और हम इससे खरपतवार का विनाश होगा तथा हमारा उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा, हमारा अच्छा उत्पादन होगा। उसके बाद किसान भाई, हम खरपतवार के बाद है, क्योंकि मौसम के मिजाज को देखते हुए हम लोग सिंचाई करते हैं। यदि आपको लगे कि हमको सिंचाई की आवश्यकता है, जब आपको फल लग रहे हैं तो उसमें आप सिंचाई में ये चीज़ ध्यान देना है किसान भाइयों कि हमको जो मिट्टी में पानी की जो है लेवल नहीं रहे, वो सिर्फ सूखा हुआ रहे, सिर्फ नमी बरकरार रहे, ताकि जो हमारा पौधा है अच्छी तरह से ग्रो करे और हमारा जो उत्पादन हो वो सही तरीके से हो। जो हमारे फसल में है रोग हो जाता है, कीट हो जाता है, वैसे तो बहुत से रोग है, जैसे कुछ रोग जैसे है रतुआ होता है, एक रोग है जो हमारे क्या करता है कि जो पौधे हैं उनके जो रंग है, जो पीलापन आ जाता है पौधे के, पत्ती पीला, जो हमारे कि जो पीला जो रंग होता है वो आपको हल्दी जैसा हो जाएगा, उसकी जो पत्ती होगा पत्ता जो है वो सूखने लगेगा और हमारा जो फसल जो है वो बर्बाद होगा। इन सब के लिए किसान भाई सबसे है कि हमको बीज उपचार करें। जो भी हम फसल लगाएंगे उसमें कार्बेंडाजिम को और थीरम को 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को हम मिलाकर 1 केजी बीज की हम उपचार करेंगे। उसके बाद हम फसल को हम रुपाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो रोग है उसका जो प्रभाव है कम होगा। अब आइए मिलते हैं एक कृषक से जिन्होंने मटर की फसल लगाई है और उनकी फसल में चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप हो गया है और वे जानकारी चाहते हैं, तो मिलते हैं उनसे। 50 डिसमिल में हम मटर का लगाए हैं, तो उसमें छीमी और पत्ता में भी सफ़ेद है और दाग है। उसमें हम क्या उपाय करें और कैसे करें, इसका बारे में हमके पूरा बताइए। मटर की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर मनोज कुमार बरनवाल। जैसा कि जलेश्वर राम जी आपने पूछा कि मटर आप 50 डिसमिल करते हैं, उसमें पाउडर के समान पत्ती में, तना में और उसके छीमी में जो धब्बा दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से वास्तव में बढ़वार ठीक से नहीं हो पा रहा है। सही अर्थ में पूछा जाए तो वास्तव में ये एक चूर्निल आसिता रोग है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। ये एक प्रकार के फफूंद के कारण होता है। ऐसा देखा जाता है जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैलता है। ये खासकर देखा जाता है जब पौधा 25-30 दिन का होता है, तभी रोग का लक्षण स्टार्ट होता है। और ये पौधा जब उसमें तोड़ने की अवस्था आती है, खास करके मटर, उस समय तक इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसको हम लोग चूर्निल आसिता रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सफ़ेद पाउडर के समान ये पत्ता में, तना में, इवन उसके कह सकते हैं कि जो मटर बनते हैं, छीमी जिसको कहते हैं, पॉड में आता धब्बा दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ उसमें जो लत्तड़ भी बनते हैं, जो दिखाई पड़ता है लत्तड़, उसमें भी इस रोग के धब्बे आते हैं। और जब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने पर निश्चित रूप से इसका बढ़वार रुक जाता है और कह सकते हैं कि दाना भी अच्छा से नहीं बनेगा। इससे किसान को बहुत ज़्यादा हानि होती है। पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है मटर में, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उसमें सल्फर डस्ट का व्यवहार करें। खास करके सल्फर डस्ट हम लोग सुबह में बुड़काव करने की सलाह देते हैं। जब पत्ती में ओस रहता है तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि सल्फर डस्ट का बुड़काव कीजिए, इसको आसानी से रोका जा सकता है। या केराथिन नामक दवा सबसे अच्छा होता है। उसमें 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ये काम शाम में करना चाहिए। छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को आसानी से रोका जा सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि बारिश होने की संभावना होती है तो उस समय दवा का छिड़काव न करें, क्योंकि दवा छिड़काव करने के 3 से 5 घंटा चिपकने के बाद यदि बारिश होती है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दवा कारगर होगा। यदि लगातार ठंड बढ़ती रहती है, फिर 8 से 10 दिन के अंतराल पर हम लोग दूसरा छिड़काव करेंगे। 2 छिड़काव करने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये पाउडरी मिल्ड्यू, खास करके जो चूर्निल आसिता रोग जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि आपका ये समस्या का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। अमरूद उद्यान में समसामयिक प्रबंधन कार्य। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी। जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधक बन गए? क्या
क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कुछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी होंगे, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। तरक्की की तस्वीर हमारी राजधानी, आते हैं यहाँ लाखों हर रोज, करते हैं समाधानों की खोज। सूबे के विकास के यहाँ होते हैं अहम फैसले, यहाँ के फैशन की चकाचौंध, लग्जरी लाइफस्टाइल के जलवे, होती है जिस पर सबकी नजर। राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर। राजधानी सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। अमरूद के बागों में इस समय फल लगे हुए हैं, जिनका अच्छा बाजार मूल्य लेने के लिए फलों की गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए आपको बागों में समसामयिक प्रबंधनों एवं कीट रोगों से वृक्षों तथा फलों को बचाना होगा, जिसकी जानकारी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम की इस कड़ी में। अमरूद के उद्यान से अधिक फलोत्पादन के लिए इस समय समसामयिक प्रबंधनों को करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को सही जानकारी नहीं होने के कारण प्रबंधन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें कम फलोत्पादन की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, अमरूद के उद्यान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करें, इस हेतु जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के तकनीकी सलाहकार उदय कुमार। किसान भाइयों को यह ध्यान देना चाहिए जो खास करके जो अमरूद की खेती वैज्ञानिक ढंग से करना चाहते हैं और कमर्शियल लेवल पर करना चाहते हैं, उनसे देखा जाए तो किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा लाभ अभी जो जाड़े में फलन होता है उसमें ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वह ज़्यादा दाम में भी बिकता है, स्वस्थ होता है, लेकिन थोड़ा कम फलता है। बरसात वाले सीजन में जो अमरूद फलते हैं वो फलन क्षमता उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें कीड़े मकोड़े का प्रभाव, बीमारियों का प्रभाव, फल का गिरना, सड़ना इत्यादि के कारण से आर्थिक उनको लाभ कम हो पाता है। तो किसान भाइयों को मैं आज वह तकनीक से अवगत कराना चाहता हूं कि वो जाड़े वाले फसल अत्यधिक फसल लें और अत्यधिक लाभ कमाएं। इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले जो ध्यान देना होगा कि आप अपने बागों बगीचों का प्रबंधन वैज्ञानिक ढंग से करें, जिसमें आपको पहला काम करना है कि बरसात वाले फलों जो अमरूद फलते हैं उनको ना फलने दें। उस समय आप ना फलने दीजिएगा तो उस पौधे में जाड़े वाले में दोगुना फल भी आएगा, स्वस्थ भी आएगा और वह निरोग रहेगा और बाजार में बहुत अत्यधिक दाम देगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है और इस तरीका को अपनाने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी रूप से आप यह तरीका अपनाइए कि बरसात वाले में फूल आए और वह झड़ जाए। ठीक है, या तो फूल को आप हाथ से तोड़ दें जो संभव कम दिखता है। दूसरा तरीका है 10% यूरिया का घोल बना करके आप छिड़काव कर दें। फ्लावर आने के पहले या फ्लावर जैसे ही आ जाए उस समय आप छिड़क दीजिए। क्या होगा, सारे फूल और पत्ते जो हैं वह झड़ जाएंगे। आप उसमें खाद, इरिगेशन सारा कुछ डाल दें ताकि नए नए पत्ते और उसमें शाखाएं निकलेंगी और जाड़े में उसमें बहुत अच्छे फल और बहुत ज़्यादा फल आएंगे। तो यह एक बहुत आसान तरीका है। यूरिया आपको घर में पानी आपको थोड़ा इस टेक्निक को अपनाना है ताकि आप अधिक से अधिक फलन ले सकें। दूसरा चीज़, जो भी फलन जैसे ही बरसात का ख़त्म होता है या अभी वाला ख़त्म होगा, यह फल तोड़ने के बाद उसके तत्काल बाद आप कुछ कटाई छटाई पौधे का कर दें। जो अनावश्यक ब्रांचेज हैं उनको कटाई कर दें और तुरंत उसके जड़ों में खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का और सूक्ष्म तत्व जिंक और बोरन, ये 4 चीज़ आप कभी नहीं भूलें।
जहाँ तक अगर नीम की खली, सड़े हुए गोबर या वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो प्रति पेड़ साल के हिसाब से, अगर 3 साल 4 साल के ऊपर का पौधा है तो 4 kg 5 kg तक आप प्रति पौधा आप वर्मी कंपोस्ट दे दें, ½ kg DAP दे दें, 200 ग्राम 250 ग्राम आप पोटाश दे दें और 50 ग्राम जिंक 50 ग्राम बोरॉन कम से कम प्रति पेड़ आप दें जिंक के साथ मिला करके, तो यह काफ़ी है। और इतना दे के आप सिंचाई उसके बाद कर दें और छोड़ दें। चूँकि इसके बाद जब फूल आने लगेंगे तो आपको कोई खाद और सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जो करना है अभी कर दें ताकि पौधे के अंदर इतनी आंतरिक क्षमता ताकत पैदा हो जाए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके। गर्मी के सीजन में जब आप जाड़े में मार्च अप्रैल में आपके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको उन पौधों के जड़ों में के आसपास मिट्टी की निकाई गुड़ाई आपको अच्छी तरह कर देनी है ताकि उसमें जो भी कीड़े वगैरह पैदा लेते हैं वो ख़त्म हो जाए। पेड़ के जड़ में कम से कम 3 फीट 3.5 फीट तो ऊंचा ऊपर जा कर के उतना ऊंचा तक चूने का लेप चढ़ा दें या डाइथेन M45 का भी आप गाढ़ा लेप बना करके चढ़ा सकते हैं। इससे क्या है कि जड़ में होने वाली बीमारियां जो हैं वो कम होंगी, कीड़े मकोड़े नीचे से ऊपर तक कम चढ़ेंगे और आपका फसल बर्बाद कम होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। ग्राम पुरवा, जिला भागलपुर के कृषक रामपाल, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मिर्च की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है। तो रामपाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस पर बहुत सारे कीट लगते हैं और इन कीटों के प्रभाव से पैदावार में बड़ी भारी कमी आ जाती है। अगर हम कीड़ों की बात करें तो इसके अंदर रस चूसने वाले कीट हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसमें सफ़ेद मक्खी है, मोयला है, रसाद कीट है, हरा तेला है, बरूती है। ये सारे ऐसे छोटे छोटे कीट हैं जो हमको अपनी आँखों से नज़र नहीं आते हैं और मिर्च की पत्तियों की निचली सतह पर रह कर के रस चूसते रहते हैं। इस कारण पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती है और झड़ने लगती है। फूल जो है, फूलों का भी ये रस चूसते हैं, उस कारण से फूल है वो भी गिर जाते हैं। और काश्तकार भाई कहते हैं, शिकायत करते हैं कि फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फलन नहीं हो रहा है। इसका कारण एक ये हो सकता है कि रस चूसने वाले कीट जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन कीटों का समन्वित प्रबंधन करने के लिए हमें बहुत सारे उपायों को काम में लेना पड़ेगा। किसान भाइयों, हमारे मिर्च के खेत को फसल में से जितने भी खरपतवार हैं वो आप हटा देवें। खरपतवारों पर ये कीट हैं वो आसरा लेते हैं, इसलिए खरपतवारों का आप नियंत्रण करें, फसल को साफ़ सुथरी रखें। और इसके अलावा भी अगर इन कीटों का प्रकोप होता है तो हमें इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, या डाईमिथोएट दवा है जो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अगर यह भी दवा नहीं मिले तो आप रोगोर जो है उसको भी आप छिड़क सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इन कीटों को नियंत्रण करने के लिए हम पीले प्रकाश पास काम में लेवें, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये कीट फील्ड में आ गए हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, नीम, धतूरा और आक की तीनों की पत्तियां बराबर मात्रा में 10 किलो प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से भी इन कीटों का प्रबंधन हो जाता है। इन रस चूसने वाले कीटों के अलावा किसान भाइयों, इस पर फल को छेदने वाला एक कीट और लगता है, वो फलों के अंदर घुस कर के और फल को अंदर ही अंदर खाता जाता है। इससे हमारी मिर्च के फल जो है वो काणे नज़र आते हैं और बाज़ार में उसके भाव कम मिलते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए क्विनलफॉस दवा जो होती है 25 EC आती है, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। और फिर भी अगर इसका नियंत्रण नहीं होता है तो 15 दिन के बाद में इसी दवा का छिड़काव हमें वापस करना होता है। इसके अलावा तीसरा कीट इसके अंदर जो आता है, खड़ी फसल के अंदर दीमक का प्रकोप भी होता है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि दीमक से ग्रसित पौधे को पहचानने के लिए जैसे ही मैं हाथ से इसको उखाड़ूंगा तो यह आराम से मेरे हाथ में आ जाता है
और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जड़ें जो है वो सारी काट ली गई है। तो दीमक के अंदर और इसी तरह का जो रोग होता है उकठा रोग, उसमें यही फ़र्क होता है कि उकठा रोग में पौधा जो है वो अपने हाथ में आसानी से नहीं आता है, जबकि दीमक का पौधा ग्रसित जो होता है वो अपने हाथ में आसानी से आ जाता है, क्योंकि उसका जो जड़ों का तंत्र है वो दीमक के द्वारा खा लिया हुआ होता है। दीमक जो है इसको नियंत्रण करने के लिए किसान भाई ये ध्यान देवें कि खेत के अंदर सड़ी हुई खाद ही का उपयोग करें, क्योंकि सड़ी हुई खाद का उपयोग नहीं करते हैं तो दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके अलावा भूमि के अंदर दीमक को नियंत्रण करने के लिए मेटाराइजियम और बावेरिया नामक की एक फफूंद होती है जो इस दीमक के ऊपर बीमारी पैदा करके और बीमारी को मारती है। तो 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर इन दोनों फफूंदों में से कोई एक फफूंद हम गोबर की खाद के साथ मिट्टी में मिलाते हैं तो दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसका रासायनिक नियंत्रण करने के लिए खड़ी फसल के अंदर पानी के साथ क्लोरोपाइरीफॉस दवा जो होती है उसका 4 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से अगर काश्तकार उपयोग में करें तब भी हम दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, ये रस चूसने वाले कीट, दीमक और इसकी फल को खाने वाली जो कीड़ा जो है, इसको हम नियंत्रण करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।